अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी आज इस प्रेजेंटेशन और इस सेशन का जो टॉपिक है वो IFRS 9 और डायरेक्टर्स लोन की अकाउंटिंग की 32 के अंडर ये हम कवर करेंगे। और वैसे तो IFRS 9 एक वसी समंदर है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आई ट्राई मैक्सिमम जो चीज़ें हम इस सेशन के अंदर कवर कर सकें। इसमें हम बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की क्लासिफिकेशन, उनकी मेजरमेंट की हम बात करेंगे। देन हम कुछ रिक्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि क्या एक क्लासिफिकेशन से दूसरी क्लासिफिकेशन में अगर चेंज करना हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और फिर टेक्निकल रिलीज 32 डायरेक्टर्स लोन की जो है वो डिफरेंट उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम देखेंगे। आई एम श्योर ऑडियंस एंड पार्टिसिपेंट्स बेसिक डेफिनेशंस वगैरह से उनकी फैमिलियरिटी होगी, लेकिन जस्ट टू गिव ready reference, financial instrument is any contract that gives rise to financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. तो एक साइड पे, एक एंटिटी की साइड पे वो फाइनेंशियल एसेट होगा, वही कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरी एंटिटी जो दूसरी पार्टी होगी उसकी साइड पे आइदर इट विल बी फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी हो सकती है या इक्विटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन जो IS 32 में या IFRS 9 में गिवन है उसको हम जरा ब्रीफली देख लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश, equity instrument of another entity, or contractual right to receive cash or another financial asset from another entity, or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially favorable to the entity. और फोर्थ है a contract that will or may be settled in the entity's own equity instrument. इसको जरा थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने लिखा है, लेकिन जस्ट टू गिव ओवरव्यू के एक फाइनेंशियल एसेट में क्या कुछ चीज़ें आ सकती हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल लाइबिलिटी में उसके अपोजिट है और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, वहां पे था टू रिसीव कैश, यहाँ पे टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी, or to exchange financial assets or financial liabilities with another entity under conditions that are potentially unfavorable to the entity. तो ये बेसिक सा एक फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी की एक डेफिनेशन की डिस्कशन थी। देन हम आते हैं दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस स्टैंडर्ड के अंदर जो है वो काफ़ी वाइडली यूज होते हैं। एमोर्टाइज कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट है और एक फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। बाकी हम कोई भी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की हम बात करें तो यूजली जो स्टैंडर्ड है वो इस तरह से सीक्वेंस में होता है। इनिशियल रिकग्निशन, मेजरमेंट और देन क्लासिफिकेशन की बात आती है, और फिर देन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वगैरह, इस तरह की जो है वो स्टैंडर्ड की एक हायरार्की होती है। लेकिन ये जो IFRS 9 है और इसमें जो क्लासिफिकेशन की बात करता है वो पहले मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है, और फिर देन उसी मेजरमेंट की बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो यूनिक क्लासीफाई किस तरह से हम कर सकते हैं। तो वही दो जो मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, बेसिस हैं, वही हम यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज मेजर्ड एट इनिशियल रिकग्निशन माइनस प्रिंसिपल रीपेमेंट्स प्लस और माइनस द cumulative amortization using effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount for financial assets adjusted for any loss allowance. तो बेसिकली अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह
डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे इशू हुआ है या कहीं पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर हो रही है, तो देन जो है वो ये अमोर्टाइज कॉस्ट यानी उस डिफरेंस को ओवर द पीरियड ब्रिज करना और फिर देन एट मेच्योरिटी उसकी सेटलमेंट को उस वैल्यू पे लेके जाना कि जहाँ पे वो एक्चुअली एसेट रियलाइज होगा या लायबिलिटी सेटल होगी। दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देन एक फेयर वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली डेफिनेशन तो उसकी आईएफआरएस 13 से आ रही है। Certain assets under this IFRS are required to be measured at amortized cost and certain are required to be measured at fair value. तो fair value की जो definition IFRS 13 से आ रही है वो the price that would be received to sell an asset are paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर इन्हीं पे जो है वो आके क्लासिफिकेशन जो है वो और मेजरमेंट हम जो है वो उसमें क्लासिफाई करेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स की हम पहले बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट में ये एक समरी है जो डिसीजन ट्री आप कह लें या इससे जो है वो इसी को ही वो बेसिकली अच्छी तरह से हम समझ लें तो इसकी क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट जो है वो क्लियर हो जाती है आईएफआरएस 9 की। ये डेट इंस्ट्रूमेंट की हम अभी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट में डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी की जो है वो अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम अलग से बाद में देखेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट अगर यस है तो सेकंड चीज जो देखनी होती है वो ये है कि बिजनेस मॉडल क्या है जिसके अंदर वो फाइनेंशियल एसेट जो है वो कैरी कर रही है एक एंटिटी। होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बिजनेस, ये बिजनेस मॉडल का एक टेस्ट है बेसिकली कि आपके पास फाइनेंशियल एसेट सिर्फ जो है ना वो इस पर्पस के लिए इस मॉडल के अंडर आपने रखा हुआ है कि जी आपने उसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करने हैं। अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो देन सेकंड क्राइटेरिया जो चेक करना है वो है एसपीपीआई टेस्ट। एसपीपीआई क्या है? सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। यानी जो आपने फाइनेंशियल एसेट जिसकी क्लासिफिकेशन हम चेक करना चाह रहे हैं वो फाइनेंशियल एसेट उसके कैश फ्लोज किस तरह के हैं, क्या वो एसपीपीआई टेस्ट पास करते हैं। यूजुअली ये डेट इंस्ट्रूमेंट में पास कर रहे होते हैं, नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये टेस्ट जो है वो लगाना जरूरी है। और ये टेस्ट भी पास हो जाता है तो देन हम आईएफआरएस 9 में स्टिल एक ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये टेस्ट पास भी हो रहे हो तो यू कैन ऑलवेज इलेक्ट फेयर वैल्यू ऑप्शन। ऑप्शनल है, वो आप इलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये आपने एक्सरसाइज नहीं किया हुआ तो देन फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मैयर हो रहे होंगे या वो मैयर हो रहे होंगे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जो हमने पहला टेस्ट लगाया था होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो बिजनेस मॉडल, ये यस है। इसमें एक और ऑप्शन भी है कि साथ जो है वो सेलिंग भी है। सेलिंग वाला अगर ऑप्शन एनेबल हो जाए तो फिर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ जाते हैं, और अगर सेलिंग वाला ऑप्शन अगर नहीं है, ओनली टू होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है, तो वो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट में आते हैं। और अगर जो है वो नो रहा है, ये पहला ही जो डिसीजन है होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, ये नो है, तो देन वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में चले जाते हैं। एसपीपीआई टेस्ट भी अगर फेल हो रहा है तो देन फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में चले जाते हैं। और डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगर नहीं है, जो पहला हमने जहाँ से स्टार्ट किया था नो है, तो फिर एक क्वेश्चन है क्या ये डेरिवेटिव है? अगर यस है तो डेरिवेटिव्स आर ऑलवेज मेड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। और अगर डेरिवेटिव भी नहीं है तो देन इट मींस इट्स एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में
स्टैंडर्ड की जो जनरल गाइडेंस है दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ये जनरल गाइडेंस है, लेकिन एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि जी एक एंटिटी, एक के पास एक इरिवोकेबल ऑप्शन जो है वो एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इनिशियल रिकग्निशन पे जो है वो एंटिटी के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है इरिवोकेबली इलेक्ट कर सकते हैं कि उसकी जो सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू चेंजेस हैं दैट कैन बी प्रेजेंटेड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की। अदरवाइज जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अब वन बाय वन हम चलते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स कब जो है वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे हमने उनको मेजर करना है और उसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये बेसिकली उसी की एक्सप्लेनेशन है जो भी हमने डिसीजन ट्री में भी देखा। कंडीशंस आर मेट, ये दोनों कंडीशंस मीट होना जरूरी है। बिजनेस मॉडल का टेस्ट पास करना जरूरी है। होल्ड टू कलेक्ट, ये बिजनेस मॉडल एंटिटी का जो है वो हो जिसमें वो एसेट्स जो है वो फाइनेंशियल एसेट पड़ेंगे। और सेकंड जो है वो एसपीपीआई टेस्ट, इसकी ये दोनों टेस्ट पास हो जाएंगे तो एंटिटी जो है वो उन एसेट्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेगी और यही इसकी क्लासिफिकेशन भी है। यानी फाइनेंशियल एसेट्स मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो स्टैंडर्ड के अंदर अवेलेबल है और फिर नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि जी ये सब्सिक्वेंटली मेजर होंगे एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। इसकी एग्जांपल्स जो कुछ हो सकती हैं, ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल जो है वो दोनों टेस्ट पास करते हैं आपने, उन्हें सेल नहीं करना। वो बेसिकली फाइनेंशियल्स के अंदर सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं कि आपने अपने कस्टमर से कैश जो है वो कलेक्ट करना है। और कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, उसमें प्रिंसिपल जो है वो आपने कलेक्ट करना है, पीपीआई टेस्ट भी पास करते हैं। सिमिलरली लोन्स रिसीवेबल हैं, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं जो कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, और इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट है, बैंक के पास आपने टर्म डिपॉजिट प्लेस किया हुआ है और उसमें फिक्स रेट्स हैं 10%, 15%, वट एवर। तो ये एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल एसेट्स मेजर डेट अमाउंटाइज कॉस्ट की। अम, दोनों जो कंडीशंस हैं उनको ज़रा मजीद डिटेल में हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एंटिटी का जो है वो इज टू कलेक्ट contractual cash flows from the financial asset. Uh, IFRS 9 does not require that financial asset is always held until its maturity. uh, ये पुराना जो IS 39 होता था उसमें कुछ चंद कंडीशंस थी कि वो एसेट्स जो अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होते थे, तो वो उसमें फिर रेस्ट्रिक्शन होती थी कि आप उस एसेट को फिर सेल नहीं करेंगे। सेल करेंगे तो फिर उसके आगे कुछ रेप्रिकॉशंस वगैरह होते थे। लेकिन IFRS 9 में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल्दो बिजनेस मॉडल यही है कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करने हैं, सेल से आपने उसका जो है वो रियलाइजेशन नहीं करनी। लेकिन ओके, हम बात कर रहे थे होल्ड टू कलेक्ट बिजनेस मॉडल। अपॉलॉजीज, इंटरनेट जो है वो ऑल ओवर द कंट्री वी आर फेसिंग सम चैलेंजेस। जी, पार्टिसिपेंट्स में एक सजेशन थी वीडियो ऑफ कर लें, तो वीडियो मैंने ऑफ कर दिया। जी, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड फाइनेंशियल एसेट to collect contractual cash flows from the financial asset. IFRS 9 does not require financial asset is always held until its maturity. एंड देन बिजनेस मॉडल जो ये बेसिकली अडॉप्ट होना है, उसका डिसीजन मेकिंग जो भी होनी है वो की मैनेजमेंट पर्सोनल जो है वो उसको डिटरमिन करेंगे।
कि ये एसेट जो है वो हम इस बिजनेस मॉडल के अंडर जो है वो कैरी कर रहे होंगे। और इसमें जो है वो जो भी चेंज आएगा वो जब हम रिक्लासिफिकेशन में जाके देखेंगे, दैट हैज आल्सो टू बी अप्रूव्ड, एंड की मैनेजमेंट पर्सोनल से जो है ना वो बेसिकली वो ड्राइव होना चाहिए। मिडल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट वो उनके कहने से जो है वो बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज नहीं होगा या रिक्लासिफिकेशन नहीं होगी। एसपीपीआई टेस्ट जो है उसमें हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट गिव राइज टू कैश फ्लोज दैट आर सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन स्पेसिफाइड डेट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, या पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पीआईबीज हो गए या टी बिल्स हो गए, तो दे हैव स्पेसिफाइड repayment dates, specified payment dates of principal as well as interest. Interest is deemed to be consideration for time value of money and credit risk. Options do not necessarily violate SPPI contractual cash flows characteristics. For example, लोन है, लोन के अंदर जो है वो एक क्लॉज है कि जी एक्सटेंशन का ऑप्शन अवेलेबल है, 1 ईयर रोल फॉरवर्ड हो सकता है, या प्री पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो उससे जो है वो स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जी एसपीपीआई टेस्ट जो है वो फेल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट जो सेकंड क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगेन उन्हीं दो मॉडल्स के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पे ये दोनों कंडीशंस मीट होना ज़रूरी है। बिजनेस मॉडल जो है बोथ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट, ये इसमें जो है वो एक न्यू थिंग है जो कि amortized कॉस्ट में नहीं थी। collecting contractual cash flows and selling financial assets, एंड देन एसपीपीआई टेस्ट जो है वो पास होना जरूरी है, जो हम पहले भी उसमें amortized कॉस्ट वाले में देख चुके हैं। बोथ contractual cash flows and selling financial assets are integral to achieving objective of the business model. एग्जाम्पल उसकी जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मॉडल मे बी टू मैनेज एवरीडे liquidity needs to maintain a particular interest yield profile, or to match duration of financial asset to the duration of financial liabilities that those assets are funding. This will typically involve greater frequency and value of sales of financial asset. हेल्प फॉर ट्रेडिंग तो नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट किस तरह से मूव कर रहे हैं, तो एंटिटी जो अपना बिजनेस मॉडल है या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव दोनों तरीकों से जो है वो करने का उसका प्लान है कि जी मेच्योरिटी पे या जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो डेट्स हैं उन पे वो भी कलेक्ट करना और फिर उनको सेल भी करना। तो ये वाला जहाँ पे बिजनेस मॉडल होगा तो वो एसेट जो है वो फाइनेंशियल फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की क्लासिफिकेशन में आएगा, और अकॉर्डिंगली उसकी मेजरमेंट उस तरह से होगी। नाम से जैसा कि जाहिर है कि इसकी फेयर वैल्यू चेंजेस जो हैं वो पीएनएल में नहीं जाएंगी, बल्कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगी। डेट इंस्ट्रूमेंट classified as fair value through OCI. Fair value changes are recognized in OCI. लेकिन जो उनसे रेलेवेंट इंटरेस्ट रेवेन्यू है या फॉरेन एक्सचेंज रिवैल्यूएशन है, फॉर एग्जांपल वो फाइनेंशियल एसेट जो है वो फॉरेन करेंसी में है, तो उसकी डेफिनेटली अंडर IAS 21। मॉनेटरी एसेट है तो उसकी फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूएशन जो है वो, और देन इम्पेयरमेंट लॉसेस या उसकी रिवर्सल्स जो ईसीएल वगैरह है, दैट हैज टू बी रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस। ओनली फेयर वैल्यू चेंजेस जो हैं वो सिर्फ ओसीआई में जाएंगी।
और जब हम इसको डी रिकग्नाइज करेंगे या ऐसा वो बेचेंगे, कमुलेटिव फेयर वैल्यू गेन्स लॉसेस जो कि प्रीवियसली ओसीआई के अंदर रिकॉर्ड हुए हुए हैं, वो पीएनएल के अंदर जो है वो रिसाइकल करेंगे। जो भी जितना गेन या लॉस ऑलरेडी फेयर वैल्यू चेंजेस की सूरत में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड हुआ था और वो इक्विटी में एज अ सेपरेट कंपोनेंट अपीयर हो रहा था, दैट विल बी रिसाइकल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने डिसीजन में आपको बताया था कि जी जनरल जो इक्विटी के लिए क्लासिफिकेशन है दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। लेकिन IFRS 9 पैरा 414 और 575 जो है वो इसमें एक एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं कि इनिशियली जब वो पर्टिकुलर एसेट, पर्टिकुलर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इनिशियली रिकॉर्ड हो रही है, रिकग्नाइज हो रही है, तो एंटिटी जो है वो एक इररिवोकेबल इलेक्शन ले सकती है कि जी हम सब्सिक्वेंट फेयर वैल्यू की चेंजेस जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करेंगे। अ, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए और फेयर वैल्यू चेंजेस जो है वो ओसीआई में आएंगी। डिविडेंड उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आएगा वो पीएनएल के अंदर आएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट जो है कि डिस्पोजल पे जो भी गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में नहीं आएगा, वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा। अनलाइक डेट इंस्ट्रूमेंट अगर होगा तो उसके डिस्पोजल पे रिसाइकल होगा जो भी कमुलेटिव प्रीवियस गेन लॉस ओसीआई में रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो पीएनएल में रिसाइकल होगा, इक्विटी में रिसाइकल नहीं होगा। A financial asset shall be measured at fair value through P&L unless it is measured at amortized cost in accordance with 412 or at fair value through other comprehensive income 412A। डेट इंस्ट्रूमेंट की हमने बात की कि दो क्लासिफिकेशंस जो अवेलेबल हैं, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या amortized कॉस्ट। 414 में स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी अगर ये दोनों आपके टेस्ट पास नहीं हो रहे, होल्ड टू कलेक्ट वाला जो बिजनेस मॉडल है और एसपीपीआई टेस्ट, तो देन जो डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए तीसरा ऑप्शन है दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, जो हमने डिसीजन ट्री में भी देखा था। इसके अलावा स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि जी इनिशियल रिकग्निशन पे एक एंटिटी इरिवोकेबली डेजिग्नेट कर सकती है फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल if doing so eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency। फॉर एग्जांपल आपने एसेट्स जो हैं उनसे जो है वो सर्टन लाइबिलिटीज जो हैं वो उनको इक्वेट करके आप देखते हैं और वो लाइबिलिटीज जो हैं वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आपने क्लासीफाई की हुई हैं और एसेट्स को आप समझते हैं कि भाई ये ऑल्दो बिजनेस मॉडल उनमें से कोई एक मीट हो रहा है, लेकिन स्टिल एक एंटिटी जो है वो इरेवोकेबली उसको डेजिग्नेट कर सकती है कि जी ये वाले फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं हम इन्हें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासिफाई करेंगे और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसी तरह से करेंगे। A financial asset is classified and measured at fair value through P&L if it is held for trading financial asset, a debt instrument that doesn't qualify to be measured at amortized cost, a debt instrument for which entity has not elected to classify instrument as fair value through OCI, a financial asset where entity has elected to measure asset at fair value through P&L under fair value option। Examples of financial instruments fair value through P&L में क्या हो सकती हैं? Investments in shares of listed companies that the entity has not elected to account for it as fair value through OCI। यानी fair value through OCI वाला 575 और 414 के अंडर जो एक irrevocable option अवेलेबल है वो एंटिटी ने एक्सरसाइज नहीं किया, वो वाले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की कैटेगरी में आ जाएंगे। डेरिवेटिव्स
वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स इन कन्वर्टेबल लोन्स, कन्वर्टेबल नोट्स, कमोडिटी लिंक बॉन्ड्स, ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ जाएंगे। कंटीजेंट कंसिडरेशन रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस, जो IFRS 3 के अंदर आपने बिजनेस सेल किया है, तो उसमें कुछ कंटीजेंट कंसिडरेशन है जो कि किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ जाएगी। फेयर वैल्यू ऑप्शन वन सेलेक्टेड वो इरवोकेबल है, और यूजुअली ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे काफ़ी बल्क में सेल परचेज होती है, तो वहाँ पे यूजुअली ये ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चंस चैट बॉक्स में मैं कुछ देख रहा हूँ। इसमें हम मेरा ख्याल है कि एंड पे क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं नोट भी कर रहा हूँ। यासीन साहब का क्वेश्चन है, वेयर डू वी रिकॉर्ड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ये मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, ये फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के डिस्पोजल पे जो भी गेन लॉस आएगा वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ही रिकॉर्ड होगा, वो पीएनएल में नहीं जाएगा। प्लीज गिव सम प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ एलिमिनेटिंग इनकंसिस्टेंसी। ये आई थिंक वो जो फेयर वैल्यू ऑप्शन की मैंने बात की थी उससे रेलिवेंट ये क्वेश्चन है, कि जी फेयर वैल्यू ऑप्शन आपने ऑप्ट किया टू एलिमिनेट इनकंसिस्टेंसी। ये वैसे मैं बता चुका हूँ कि फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी का एक पोर्टफोलियो है, जो आप उसको एंटिटी जो है उसे वो मेजर करती है, उसको एक यानी सेपरेटली उसको देखती है उसकी परफॉर्मेंस को। और वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ऐसी है कि जो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेजिग्नेट हुई हुई है। तो आल्दो वो बिजनेस टेस्ट पास कर रहा है, लेकिन उससे रेलिवेंट जो फाइनेंशियल एसेट हैं वो भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के ऊपर जो है वो एंटिटी उसको डेजिग्नेट कर सकती है। Q&A में भी आई थिंक कुछ क्वेश्चंस हैं। अ, ये इनको मेरा ख्याल है, ये जरा मैं स्लाइड कंप्लीट कर लूँ, फिर ये जो क्वेश्चंस होंगे इनको मैं एड्रेस कर लूँ, मैं नोट कर लूँ। अच्छा जी, फाइनेंशियल एसेट्स पे हमारी बात कंप्लीट हो गई। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पे हम आ जाते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज पे दो क्लासिफिकेशंस अवेलेबल हैं अगेन। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एट amortized कॉस्ट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इसमें OCI वाला ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो दोनों की हम बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, इसमें जनरल रूल जो है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज के केस में यह है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आर टू बी मेजर्ड एट amortized कॉस्ट unless financial liability is required to be measured at fair value through PNL because it is held for trading। अगर held for trading liability है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में मेजर होगी, रिकॉर्ड होगी, क्लासीफाई होगी। Financial liability arise when a transfer of financial assets does not qualify for derecognition or when continuing involvement approach applies। डी रिकग्निशन में जो है वो कुछ कंडीशंस हैं वो मीट हों तो ही फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो डी रिकग्नाइज हो सकती है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि जी जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट यानी वो डी रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा और कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो देन जो है वो मोटाइज कॉस्ट पे नहीं बल्कि वो फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में मेजर होगी। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज या फाइनेंशियल गारंटी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी commits to provide a loan at a below market interest rate। Financial liability is a contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which IFRS 3 applies।
द एंटिटी इलेक्ट्स टू measure the financial liability at fair value through P&L। ये छह चीजें अगर होंगी तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो मैयर होंगी एट amortized एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L। इन छह के अलावा बाकी जो जनरल रूल है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज मैयर होंगी एट amortized कॉस्ट। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटीज टू बी मेजर्ड एट amortized कॉस्ट की? ट्रेड पेएबल्स हैं, लोन पेएबल विद स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट हैं, बैंक बोरिंग्स हैं। फेयर वैल्यू थ्रू P&L में कौन सी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आ सकती हैं? Financial liability is required to be measured at fair value through P&L because it is held for trading. Uh, the entity elects to measure the financial liability at fair value through P&L। Initial recognition पे जो है वो entity ने fair value वाला option अगर ले लिया तो उसको fair value through P&L में लेके आएंगे। Examples क्या हो सकती हैं? Derivatives that have not been designated in a hedging relationship। यानी ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जो आपने जिन पे हेज अकाउंटिंग अप्लाई नहीं करनी, तो वो डेरिवेटिव्स जो है फाइनेंशियल फेयर वैल्यू थ्रू P&L में आएंगे। कन्वर्टेबल नोट लाइबिलिटीज दैट हैव बीन डेजिग्नेटेड फेयर वैल्यू थ्रू P&L, या फिर कंटीजेंट कंसिडरेशन, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पेबल दैट राइज फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन। फेयर वैल्यू ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है? IFRS 9 permits an entity to designate financial liabilities at fair value to P&L if any of following option available। जैसे एसेट में हमने देखा था वैसे ही लाइबिलिटीज में है। इफ इलेक्टिंग फेयर वैल्यू विल एलिमिनेट आर रिड्यूस एन अकाउंटिंग मिसमैच, कि आपने एक पोर्टफोलियो फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उस तरह से मेजर करती है कि दोनों को एज अ सिंगल ग्रुप ऑफ एसेट्स लेके उनकी परफॉर्मेंस मेजर होती है। तो अगर एक को जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में रखा हुआ है तो देन ऑटोमेटिकली दूसरा जो फाइनेंशियल कॉरस्पॉन्डिंग एसेट या लाइबिलिटी है वो उसको भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L में रखना होगा। इफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज मैनेज्ड and evaluated on a fair value basis with other financial liabilities or financial assets and liabilities as a group, या फिर a hybrid contract। फॉर एग्जांपल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी दोनों के जो है वो कंपोनेंट्स अवेलेबल है। A convertible note or a loan with leveraged interest rate contains an embedded derivative that would otherwise require to be separated। Fair value option, if the entity uses fair value option, changes in fair value that relates to changes in the entity's own credit status are presented in other comprehensive income instead of profit or loss। For example, एक एंटिटी है उसने अपने टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं या बॉन्ड्स हैं वो इशू किए हुए हैं और वो लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और एंटिटी जो है वो उनको फेयर वैल्यू ऑप्शन फेयर वैल्यू थ्रू P&L यूज करना चाहती है, उसमें क्लासिफाई करना चाहती है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी ऐसी फेयर वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज जो कि एंटिटी के अपने क्रेडिट रिस्क रेटिंग की वजह से चेंज आएगा, वो वाला चेंज P&L में नहीं जाएगा बल्कि वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। दिस इज नॉट सब्सिक्वेंटली रिसाइकल टू प्रॉफिट और लॉस व्हेन द फाइनेंशियल लाइबिलिटी इज डी रिकॉग्नाइज्ड। और ये जो फेयर वैल्यू इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाएंगे ये डी रिकॉग्निशन पे P&L में नहीं जाएगा। इसके बाद हम रिक्लासिफिकेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स की रिक्लासिफिकेशन कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते, और इसी तरह फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का भी। IFRS 9 requires the reclassification of financial assets
इफ एन एंटिटी चेंजेस इट्स बिजनेस मॉडल जो हम होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज स्टार्ट में हमने देखा था, अ, उसी की ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल जो है वो क्या है, होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड सेलिंग एसेट, या ओनली टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। वो बिजनेस मॉडल चेंज होता है और दैट मस्ट बी डिटरमाइंड बाय सीनियर मैनेजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस। और ये कोई बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होना चाहिए। दीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रेयर एंड इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि भाई एक साल एक एंटिटी ने डिसाइड किया कि जी ये हमारा बिजनेस मॉडल ये है, नेक्स्ट ईयर दूसरे पे चले गए, तीसरे साल फिर वापस आ गए। तो स्टैंडर्ड ये कह रहा है ये बहुत रेयर होगा, इनफ्रीक्वेंट होगा, और मस्ट बी सिग्निफिकेंट चेंज टू एंटिटीज ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल एंटिटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग थी, अब वो उसने अपना मेमोरेंडम चेंज किया और वो लेट से वो मैन्युफैक्चरिंग से निकल के जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी लेट से बन गई है। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। तो इस चेंज की वजह से अगर बिजनेस मॉडल ज़ाहिर है वो चेंज हो रहा है, तो वो रिक्लासीफाई जो है वो कर सकेंगे अपने फाइनेंशियल एसेट्स को। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो वंस क्लासीफाई हो गई अमोर्टाइज कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, वो चेंज नहीं होगी। कुछ सर्कमस्टांसिस हैं जो स्टैंडर्ड ये कहता है कि these are not relevant in determining business model. An entity changes its intention in relation to specific financial asset. Intention change करने से business model जो है वो change नहीं होगा। और similarly temporary difference disappearance of a particular market for financial assets. For example, कोई कन्वर्टेबल लोन्स हैं, या लिस्टेड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं और उनकी ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड हो गई है फॉर एग्जांपल। तो अब वो डिसअपीयर हो गई है उसकी मार्केट टेम्परेरीली, या उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही 5-6 महीने से, या उसकी कोई रेटिंग इतनी डाउन हो गई है कि उसका कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या कोई उसको परचेज करने वाला अवेलेबल नहीं है, तो ये टेम्परेरी डिसअपीयरेंस है। तो ये जो टेम्परेरी डिसअपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर मार्केट है, इससे बिजनेस मॉडल इम्पैक्ट नहीं होगा। और ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एंटिटी दैट हैव डिफरेंट बिजनेस मॉडल। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके दो डिवीजन हैं, एक ने एक बिजनेस मॉडल रखा हुआ है, दूसरे ने दूसरा बिजनेस मॉडल रखा हुआ है। तो वो जो फाइनेंशियल एसेट एक डिवीजन में पड़ा हुआ था वो उठा कर दूसरे में ट्रांसफर कर दें, और इस अजम्पशन पे कि जी ये चूंकि उसका बिजनेस मॉडल तो दूसरा है, तो ये हम जो है वो रिक्लासीफाई कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जी ये जो है वो रेलिवेंट नहीं है बिजनेस मॉडल चेंज करने के लिए। वो दूसरे डिवीजन में भी जाएगा तो बिजनेस मॉडल वो उन एसेट्स का वही रहेगा, ताकि वो जो एक मैनिपुलेशन वगैरह है वो उसको कम से कम किया जा सके। रिक्लासिफिकेशन अगर करनी हो तो वो प्रोस्पेक्टिव करेंगे, प्राइमरी क्लासिफिकेशन डेट, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। और रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी तो फिर रीस्टेटमेंट भी नहीं होगी। जो प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड गेन लॉसेस या इंटरेस्ट वगैरह है वो जहाँ पे रिकॉर्डेड है वो वहीं पे रहेगा, और जो भी जिस डेट पे रिक्लासीफाई हुआ है उस डेट से ऑनवर्ड उसकी जो है वो अकाउंटिंग वो फिर उस नए कैटेगरी के अंदर होगी। और फिर इसके एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी रिक्वायर्ड हैं जब डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिक्लासीफाई होते हैं फ्रॉम वन classification category to another classification category. अभी तक की हमने जितनी डिस्कशन की है ये उसकी एक समरी है, इसको हम जरा एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। इनिशियल मेजरमेंट जो भी फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है वो होनी है एट फेयर वैल्यू ऑल केसेस में, प्लस अगर वो एसेट या लाइबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल नहीं है, दैट मीन्स कि अगर वो अमोर्टाइज कॉस्ट
पे है या उसकी क्लासिफिकेशन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है, तो देन उसमें जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगी वो अकॉर्डिंगली ऐड या लेस हो जाएंगी। फाइनेंशियल एसेट है तो वो उसमें ऐड हो जाएंगी, और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें से माइनस हो जाएंगी। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो फिर इनिशियल मेजरमेंट जो है वो फेयर वैल्यू पे ही होगी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है वो कैसे होनी है और इसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स को जो है वो कहाँ पे लेके जाना है। क्लासिफिकेशन अगर फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू टू पीएनएल है तो उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वैल्यूएशन जो है वो फेयर वैल्यू पे होनी है। उसकी फेयर वैल्यू चेंजेस जो है वो पीएनएल के अंदर जानी है। उससे अगर कोई इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, डिविडेंड अर्न हो रहा है, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। उसकी अगर कोई इम्पेयरमेंट आनी है वो पीएनएल में आनी है। फॉरेक्स डिफरेंसेस अगर आने हैं तो वो पीएनएल में आने हैं। यानी फेयर फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू टू पीएनएल है तो उसकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल। फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू टू ओसीआई है तो उसमें वैल्यूएशन अगेन नाम से जैसे जाहिर है फेयर वैल्यू पे होगी। फेयर वैल्यू चेंजेस जो हैं वो ओसीआई में जाएंगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड पीएनएल में जाएगा। इम्पेयरमेंट अगर होगी तो पीएनएल स्लैश ओसीआई। पीएनएल में कब जाएगी? अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट है तो पीएनएल में जाएगी, और अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी इम्पेयरमेंट ओसीआई में जाएगी। और सिमिलरली फॉरेक्स में डेट इंस्ट्रूमेंट है पीएनएल में, और अगर इक्विटी है तो ओसीआई में। देन थर्ड कैटेगरी फाइनेंशियल एसेट्स एट अमोर्टाइज कॉस्ट है, तो वैल्यूएशन जो है वो उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट पे होगी। फेयर वैल्यू चेंजेस इस केस में नहीं आएंगी क्योंकि वो वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे नहीं है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे है। उसका इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पीएनएल में आएगा, इम्पेयरमेंट पीएनएल में आएगी, और फॉरेक्स ट्रांसलेशन जो है वो भी पीएनएल में आएगी। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऑन हैदर एस ऑन हैदर इनका क्वेश्चन है, I have a question that share capital of a company meets definition of financial instrument, but it is not discussed in classification of share capital of a company in its own financial statements. Further classification only discusses classification of financial asset and financial liability, but not classification of equity. अच्छा जी, जैसे हमने राइटली पॉइंटेड आउट ऑन फाइनेंशियल एसेट्स की हमने बात की, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज की बात की, इक्विटी की कोई क्लासिफिकेशन यानी एंटिटी जिसने शेयर कैपिटल इशू किया हुआ है वो उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी? तो इक्विटी की जो क्लासिफिकेशन है वो उसमें प्रैक्टी मच सिंपल है। उसमें कोई इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। इक्विटी इज अ क्लासिफिकेशन इटसेल्फ। इक्विटी अगर आप उसकी IS 32 में डेफिनेशन भी देखें तो वो pretty much सिंपल है कि जी जो रिमाइंडर बच जाएगा, यानी जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज मीट करने के बाद रिमाइंडर बच जाएगा अवेलेबल फॉर बिजनेस ओनर्स, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। तो इसकी इनिशियल रिकग्निशन फेयर वैल्यू पे नहीं होती, बल्कि ये हम TR 32 भी जब अभी हम देखेंगे तो वहां पे भी मैं इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये अमाउंट रिसीव्ड पे ही रिकॉर्ड होती है, प्लस इसमें अगर कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर हो तो वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो बाकी ना इसकी कोई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती है और क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इसकी
इक्विटी ही रहती है। आई होप दिस विल एड्रेस योर क्वेश्चन। इसके बाद मैं देखता हूँ कोई और क्वेश्चन। इफ एडवांस, लाइक सलीम, इनका क्वेश्चन है, इफ एडवांस गिवन फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स, will it be a financial asset the till the time shares are not issued and classified as that instrument and measured at amortized cost? इसमें जो है वो ये चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या वो फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है। क्या जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू होने हैं वो फिक्स हो चुके हैं या वो वेरिएबल हैं। यानी आपने एडवांस दिया है, फॉर एग्जांपल आपने 100,000 का एडवांस दिया और उस डिटरमिन हो चुका है कि उसके अगेंस्ट आपको इतने शेयर्स मिलेंगे। देयर आर सम प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स जो कि अभी मीट होनी है, तो उसके बाद जो है वो ये शेयर इशू होंगे। तो दैट मीन्स कि जो आपको शेयर इशू होना है वो इक्विटी है और वो नंबर फिक्स हो चुका है, तो वो आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो है वो फॉल करेगा। हाँ, अगर आपने एडवांस दिया हुआ है लेकिन अभी सर्टन नहीं है कि आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, और वो डिपेंड कर रहा है कि फ्यूचर में कोई वैल्यूएशन होनी है या फ्यूचर में कोई प्राइसिस के साथ लिंक्ड है या अभी उस पे डिसीजन होना है, तो देन वो इक्विटी की डेफिनेशन अब फिलहाल मीट नहीं करेगा। वो डेट इंस्ट्रूमेंट, वो डेट यानी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा और वो फिर उसकी डेट की जो है वो क्लासिफिकेशन, जिस तरह से हमने देखी है, वो जो दो तीन अवेलेबल हैं, आप उनके अंडर जो है वो फिर उनकी मेजरमेंट कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन है। In financial liability classified at fair value to P&L, it is mentioned in the end of the slide, fair value changes due to entities on credit change cannot be reclassified from OCI to P&L. My question is that once we take a fair value change in OCI in a financial year, it will definitely go to retained earning or other reserve. So in next year's statement of other comprehensive income, the reclassification from OCI to P&L does not appear accurate, as it had already been carried to a reserve accounting SFC. I think it might be discussing the classification from the reserve to retained earning. ऑन का एक क्वेश्चन है कि मैंने फेयर वैल्यू, सॉरी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज क्लासिफाइड एट फेयर वैल्यू में ये बताया था कि जी अगर कोई एंटिटी के ओन क्रेडिट रिस्क में चेंज की वजह से कोई फेयर वैल्यू में जो चेंजेस आती हैं वो ओसीआई में रिकॉर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड ये कहता है आप उनको फेयर वैल्यू टू ओसीआई में रिकॉर्ड करें। और फिर उनको ये कहता है स्टैंडर्ड कि आपने सब्सिक्वेंटली डी रिकग्निशन पे पीएनएल में रिसाइकल नहीं करना। ये जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि अगर एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट यानी फाइनेंशियल एसेट वाली साइड पे डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासीफाई हुआ है, और वो एसेट डी रिकग्नाइज जब भी होगा तो उसका जितना भी चेंजेस जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से रूट होके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में एक सेपरेट कंपोनेंट में रिकॉर्ड हो रही होंगी, वो उनकी रिसाइकलिंग होती है थ्रू पीएनएल। यानी वो करंट पीरियड के पीएनएल को इम्पैक्ट करेंगी और वो विद इन इक्विटी रिक्लासिफिकेशन नहीं होती डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में। तो यहाँ फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में स्टैंडर्ड ने ये क्लियर किया कि जो आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो पीएनएल में क्लासीफाई हुई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में क्लासीफाई हुई और उसमें कोई ओन क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से अगर कोई
चेंज आती है जो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रिकॉर्ड हुई, तो वो डी रिकग्निशन पे पीएनएल में आप रिसाइकल नहीं करेंगे, जस्ट टू मेक क्लैरिटी। और ताकि इसको वो उसी फाइनेंशियल एसेट पे कंस्टिट्यू करते हुए इसको कोई अगर रिसाइकल पीएनएल में करने का सोचे तो वो स्टैंडर्ड ने मना कर दिया कि जी वो आप नहीं करेंगे। क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन रिसाइकलिंग ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने भी जैसे एक्सप्लेन किया, मैं एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। अदनान महमूदिन का क्वेश्चन है, आपने एक फाइनेंशियल एसेट जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट था, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में उसको रिकॉर्ड किया, और उसकी जो भी चेंजेस थी वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आप रिकॉर्ड करते हुए एज अ सेपरेट कंपोनेंट आप उसको इक्विटी में लेंगे। तो जब आप उसको बेचेंगे तो वो जो गेन वहां पे, या गेन या लॉस वट एवर, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में एक सेपरेट कंपोनेंट में पड़ा हुआ है, वो आप विद इन इक्विटी ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो बल्कि रिसाइकल होगा पीएनएल में। गेन है, जितना भी कमुलेटिव गेन पड़ा हुआ है वो फॉर द ईयर पीएनएल में आएगा एज अ गेन, और फिर ओसीआई में उसकी रिवर्सल नजर आएगी। ज़ाहिर गेन आपने पीएनएल में बुक किया है तो वो ओसीआई में उसकी रिवर्सल नजर आएगी, और वो फिर रिवर्सल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जाएगी, जो जाके उस कंपोनेंट को जीरो कर देगी। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि वो जो गेन लॉस पड़ा हुआ है इक्विटी में, वो रिटेन्ड अर्निंग्स में ही जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी से नहीं जा रहा, बल्कि वो पीएनएल से रूट होके एक तरह से जा रहा है। तो इसको बेसिकली कहते हैं कि जी दिस इज रिसाइकलिंग। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे बढ़े। क्यूएनए में मैंने आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। ऑन का क्वेश्चन है, ट्रांसफर बिटवीन रिजर्व्स इज ऑलवेज थ्रू पीएनएल और इट कैन बी डायरेक्टली विद इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में दिस विल ऑलवेज बी थ्रू पीएनएल, और इक्विटी के केस में दैट विल बी थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर एग्जांपल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर्स हैं जो कि क्लासीफाई हुए हुए हैं, एंटिटी ने 575 में जो ऑप्शन अवेलेबल है उनको इरिवोकेबली इलेक्ट किया हुआ है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। उसका गेन लॉस जो था वो पड़ा हुआ था एक सेपरेट कंपोनेंट में इक्विटी में, और ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी ने लेट से उन एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उनका जो गेन लॉस पड़ा हुआ है वो पीएनएल से रिसाइकल नहीं होगा, वो थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ही फर्दर उस पर जो गेन लॉस आएगा वो रूट होगा थ्रू ओसीआई से, वो पीएनएल में नहीं जाएगा। अ, दिलदार का क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग क्राइटेरिया फॉर बोथ डेट एंड इक्विटी इज सेम। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेट और इक्विटी दोनों का डिफरेंट है क्राइटेरिया। एक क्वेश्चन है, वेयर कॉमन मिस्टेक आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल मेकिंग क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। इसमें जो यूजुअली जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देखें जो सिंपल इंस्ट्रूमेंट हैं, शेयर्स हैं या पीआईबीज हैं, टी बिल्स हैं या टीएफसीज हैं, तो वो प्रति मच सिंपल हैं। उनका बिजनेस मॉडल टेस्ट या एसपीपीआई टेस्ट करना, और उनकी क्लासिफिकेशन में यूजुअली मिस्टेक्स नहीं होती। मिस्टेक्स यूजुअली वहाँ पे होती हैं जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन
वो शेयर्स नहीं है। जैसे डिबेंचर है, या किसी बैंक ने जो है वो टीएफसी इशू किए हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, जिसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है वो डिविडेंड की उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलनी है, और वो कम्युलेटिव है। ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स जब इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं तो वहाँ पे यूजली जो है वो फिर उनको जरा केयरफुली देखना होता है कि भाई ये कौन सा बिजनेस मॉडल पूरा कर रहे हैं, क्या ये इक्विटी है, क्या ये डेट है, और फिर अकॉर्डिंगली उसकी मेजरमेंट कैसे होनी है, और इनकी क्लासिफिकेशन क्या होनी है। एक क्वेश्चन है अदनान महमूद, एसपीपीआई टेस्ट इंक्लूड्स बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट? यस, एसपीपीआई स्टैंड्स फॉर सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। अब इसमें एक एग्जांपल में हमने देखा था ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अब ट्रेड रिसीवेबल में क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं उसमें, तो जो आपने सेल किया है या सर्विसेज आपने रेंडर किया उसके अगेंस्ट जो रिसीवेबल है वो प्रिंसिपल ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी साथ मिलना है, तो वो फिर साथ आईबी मिल जाएगा। तो एसपीपीआई इंक्लूड्स बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ क्लासिफाइड लोन्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? ये क्वेश्चन है। क्लासिफाइड लोन्स को यूजली प्रूडेंशियल रेगुलेशन के रेफरेंस से अगर आप बात कर रहे हैं कि जो प्रोवाइडेड लोन है, तो ये तो एक लेटर स्टेज की बात है ना। पहले तो इनिशियल रेकग्निशन किस पे होनी है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होनी है, वो तो ऑलरेडी हो चुकी होगी। और देन ये फिर इम्पेयरमेंट जो है वो इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन है कि इम्पेयरमेंट जो है वो अंडर ईसीएल होनी है या प्रूडेंशियल रेगुलेशन, बैंक्स के, या अगर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं तो उनके जो भी प्रूडेंशियल रेगुलेशन है उनके अंडर होनी है। वो दैट इज रेलिवेंट टू इम्पेयरमेंट। उससे क्लासिफिकेशन चेंज नहीं होगी। अगर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की हो चुकी हुई है या अमोर्टाइज कॉस्ट की हो चुकी हुई है, तो वो इररेलेवेंट है उसके लिए ना। वो उससे सिर्फ इम्पेयरमेंट पे फर्क आएगा। इम्पेयरमेंट चार्ज निकलेगा, कम निकले, ज्यादा निकले, वट एवर। क्वेश्चन है जी, इट इज देयर एनी ऑप्शन सिनेरियो वेयर वी कैन कैरी लो इंटरेस्ट लोन एट नॉमिनल वैल्यूज without any value adjustment year on year basis, especially where both lender and borrower are government entities? अच्छा, मेरी जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है, अगर गवर्नमेंट एंटिटी, अच्छा ये थोड़ा सा आपने डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है। बोथ लेंडर एंड borrower आर गवर्नमेंट एंटिटीज। यूजुअली ये होता है कि जी जो लो इंटरेस्ट लोन है वो गवर्नमेंट एंटिटीज की तरफ से मिलता है, और वो बिजनेस वेरियस बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, जैसे टर्फ है या एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम है या इस तरह की। तो वो एक साइड पे प्राइवेट ओनर्स होते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं, दूसरी साइड पे गवर्नमेंट होती है। तो लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, कंपनी है, लेट से कोई एक, लाइक हम पीआईए की फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, और उसको एक गवर्नमेंट से लोन मिला है जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है या लो इंटरेस्ट लोन है। तो अब इस केस में जो है ना वो डिस्काउंटिंग उसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मार्केट रेट से चूंकि कम है। तो वो डिफरेंस जो है, लैंडर अगर गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट होगी, और उसकी फिर अमोर्टाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट की उसी तरह से ओवर द पीरियड ऑफ लोन रिकॉर्ड होगी इन पीएनएल। और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो फिर नॉमिनल पे नहीं रिकॉर्ड होगा, बल्कि इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड से जो है वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा पीएनएल में। I hope this will answer your question.
एक क्वेश्चन है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बॉडीड इक्विटी, hedging effectiveness and accounting treatment of partial disposal of hedged instrument। hedging जो है वो आज के इस टॉपिक में कवर्ड नहीं है, तो अभी फिलहाल इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन है मोहम्मद सलीम जाहिद, इट मींस पीआर सुपरसीड्स। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस है, वो अगर आप देखें किसी भी एंटिटी की, तो उसमें लोकल जो रेगुलेशंस हैं, चाहे वो कंपनीज एक्ट का हो, चाहे वो स्टेट बैंक के अगर प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं, वो सुपरसीड करते हैं। लोकल लॉ जो है वो सुपरसीड करता है, अनलेस लोकल लॉ ही, जैसे अभी वो कह रहे हैं कि जी आपने IFRS 9 अडॉप्ट करना है, जैसे बैंक्स के लिए एक टाइमलाइन भी स्टेट बैंक की तरफ से आई हुई है, या इसी तरह SECP ने भी अडॉप्ट कर लिया हुआ है। डिफरेंट कंपनीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन अवेलेबल थी, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि वो रिलैक्सेशन भी अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो FCCP ने ख़त्म कर दिए हैं। तो उसमें जो इम्पेयरमेंट वगैरह है वो अब अंडर IFRS 9 ही होगी, लेकिन अगर कहीं पे लोकल रेगुलेशन डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट है, तो लोकल रेगुलेशन विल प्रीवेल। हाउ amortized cost method is different from fair value method। फेयर वैल्यू मेथड में यूजुअली जो है वो रेडिली अवेलेबल प्राइसेस होती हैं। लेवल 1 में, लेवल 2 में ऑब्जर्वेबल इनपुट्स होते हैं, लेवल 3 में अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स होते हैं। IFRS 13 में ये क्राइटेरिया जो है वो गिवन है। एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड भी अगर एक सेंस में देखें तो जो इसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड है, समहाउ बात उसी तरफ ही जाती है, उसी के आसपास ही जाती है। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है कि जहाँ पे लेट्स से आपको प्रीमियम या डिस्काउंट या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहीं पे इंकर हुई हुई है, तो वहाँ पे जो है ना ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, मेथड का फर्क है। अगर थर्ड लेवल 3 आप फेयर वैल्यू हायरार्की में जाएं, तो वो सम हो एक तरह से जो है वो इसी मेथड पे जो है ना वो क्या कह लें कि जी घुमा फिरा के वो इसी तरफ ही आ जाता है। अच्छा जी, और इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो आई प्रोसीड टू नेक्स्ट। TR 32 आई कैब ने पब्लिश किया था रिगार्डिंग डायरेक्टर्स लोन। इस TR में जो है वो ये बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स लोन की, जो कंपनीज को जो है वो या बिजनेसेस को शेयर होल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली डायरेक्टर ही लोन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर ये बात करता है, क्या वो डायरेक्टर्स लोन फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या इक्विटी है, और फिर उसकी वैल्यूएशन बेसिस क्या होनी चाहिए। और उसमें अगर कोई इनिशियल रिकग्निशन में डिफरेंस आता है फेस वैल्यू में, फेस अमाउंट में और फेयर वैल्यू में, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। Classification of a director's loan as a liability or equity depends on the substance of the contractual arrangement. If an entity has unconditional right to avoid delivering cash or another financial asset to settle an obligation, the contract is classified as a financial liability। यानी एंटिटी के पास जो है वो
अनकंडीशनल राइट नहीं है, या दूसरे लफ्जों में लोन ऐसा है कि जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, या उसकी एक कोई मेच्योरिटी पीरियड है, या उसकी टर्म्स हैं, फलां फलां डेट्स को पेमेंट्स होनी है। अगर ये सारा कुछ नहीं है तो वो लोन जो है इक्विटी क्लासिफाई हो जाएगा। यानी एंटिटी के पास राइट है कि वो, उसके पास राइट है जब वो चाहे पे कर सकती है, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 5 साल में, एंटिटी के पास राइट है, तो वो इक्विटी क्लासिफाई होगा। फाइनेंशियल लाइबिलिटी कब क्लासिफाई होगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिप्रेजेंट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ resources embodying economic benefit. It involves a contractual obligation to deliver cash or another financial asset, or to exchange financial asset or liabilities under potentially unfavorable conditions. ये 32 की उससे मिलती जुलती डेफिनेशन है। तो इसमें अगर कोई ऐसा लोन है जिसमें टर्म्स डिफाइंड है और एक उनका सेट रीपेमेंट पीरियड है, या वो रीपेबल ऑन डिमांड है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्लासिफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आई थिंक ऑन का क्वेश्चन था। इक्विटी represents residual interest in the assets of an entity after deducting all its liabilities. It reflects the owner's claim on the assets of the entity. तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है कि जी अगर एंटिटी के पास राइट है, वो जब चाहे पे कर सकती है, तो इक्विटी है। अगर एंटिटी की बजाय डायरेक्टर्स के पास ये राइट है कि वो जब चाहे डिमांड कर सकते हैं, या एक ऑलरेडी पेमेंट पैटर्न उनका डिफाइन हो चुका है, तो वो लायबिलिटी क्लासिफाई होगा। देर आर नो स्पेसिफिक। अच्छा, इनिशियल रिकग्निशन अगर इक्विटी है तो किस वैल्यू पे होना है, और अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो किस वैल्यू पे होना है। इक्विटी है तो देर आर नो स्पेसिफिक इनिशियल रिकग्निशन मेजरमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इक्विटी इन IAS 32। इक्विटी इज जनरली recorded at the proceeds of issuance net of transaction costs. It represents the residual interest in the assets of an entity after deducting all its liabilities. और अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो फिर किस पे मेजर होगा? एट इनिशियल रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। इक्विटी में फेयर वैल्यू नहीं है, वहां पे क्या है? प्रोसीड्स ऑफ इशुएंस। इफ नॉट एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, transaction costs directly attributable to acquisition or issue should be deducted. Subsequently, financial liabilities should be measured at amortized cost using effective interest method. तो डायरेक्ट डिफरेंस क्या आएगा कि आपने उसको इनिशियली रिकॉर्ड फेयर वैल्यू पे करना है, और अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट वगैरह है वो माइनस हो जाएंगी, और फिर सब्सिक्वेंटली आपने अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड लगाना है। इक्विटी में उसकी सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने इनिशियली जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, प्रोसीड्स ऑफ इशुएंस पे रिकॉर्ड हुआ नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो फिर उसी पे ही आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। पहला सिनेरियो है एन इंटरेस्ट फ्री लोन विद द फिक्स्ड रीपेमेंट टर्म। ये मिला है, डायरेक्टर्स ने ये लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन विद अ फिक्स्ड रीपेमेंट टर्म शुड बी रिकॉर्डेड एज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। Initially, it is measured at fair value, which is typically the present value of future payments discounted at a market rate for a similar debt instrument. For example, interest free loan है, तो क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन फेस अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू इज रिकग्नाइज्ड एज इक्विटी। यानी आप उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर इंटरेस्ट फ्री लोन है तो वो जो डिफरेंस है वो इक्विटी में चला जाएगा, और इक्विटी वाला कंपोनेंट जो है वो फिर चेंज नहीं होगा, रीमेजर नहीं होगा, रिक्लासीफाई नहीं होगा। सब्सिक्वेंटली जो लाइबिलिटी पोर्शन रिकॉर्ड हुआ है उसकी इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड पे
अमोर्टाइजेशन होगी, और जो भी उससे इंटरेस्ट चार्ज निकलेगा वो पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड होगा। वो इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में नहीं जाएगा, बल्कि पीएनएल से रूट होता हुआ रिटर्न्स में मिल जाएगा। अगर तो लोन रीपेबल ऑन डिमांड है, तो चाहे वो इंटरेस्ट फ्री है या इंटरेस्ट बेरिंग है, अगर वो रीपेबल ऑन डिमांड है वो फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा। और चूंकि वो रीपेबल ऑन डिमांड है, तो वो करंट लाइबिलिटी क्लासीफाई होगा। फिक्स रीपेमेंट है तो वो डिपेंडिंग ऑन रीपेमेंट पीरियड, उसका करंट पोर्शन हो सकता है, नॉन करंट पोर्शन हो सकता है। लेकिन अगर रीपेमेंट रीपेबल ऑन डिमांड है तो आप उसको नॉन करंट क्लासीफाई नहीं कर सकते, बल्कि वो करंट लाइबिलिटी के तौर पे क्लासीफाई होगा और फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। और उसमें assume ये किया जाता है कि यही फेस वैल्यू उसकी जो है ना वो फेयर वैल्यू है। थर्ड जो इसमें ऑप्शन हो सकता है कि रीपेबल एट एंटिटीज डिस्क्रिशन है। तो इस केस में क्या है कि जी, अ लोन रीपेबल एट एंटिटीज डिस्क्रिशन शुड बी रिकॉर्डेड एज इक्विटी। इट डजंट मीट द क्राइटेरिया ऑफ अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और अगर फ्यूचर में इस लोन की रीपेमेंट होती है तो वो उस इक्विटी में डायरेक्टली डेबिट होगी। इक्विटी से जस्ट लाइक डिविडेंड जैसे डेबिट होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में, ये इसी तरह डायरेक्टर्स लोन वहां पे आप जाके डेबिट कर रहे हो। ये तीन बेसिकली टीआर ने जो है वो TR 32 ने ये गाइडेंस दी हैं। तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, और ये जरा उनकी समरी है। इंटरेस्ट बेरिंग लोन विद फिक्स्ड रीपेमेंट, इनिशियल रिकग्निशन जो है वो फेयर वैल्यू पे होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है वो amortized कॉस्ट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड। और अगर इंटरेस्ट बेरिंग लोन है या अगर इंटरेस्ट फ्री लोन भी है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, वो फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, उसकी डिस्काउंटिंग नहीं होगी। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट उसकी amortized कॉस्ट यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड होगी। थर्ड, इंटरेस्ट बेरिंग लोन रीपेबल एट एंटिटीज डिस्क्रिशन है, तो वो इनिशियल रिकग्निशन एज इक्विटी होगी, डिस्काउंटिंग नहीं होगी, और उसकी कोई सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी नहीं होगी, कोई अमोर्टाइजेशन वगैरह नहीं होगी, एज इक्विटी ही रहेगा। नेक्स्ट है जी, लोन्स हैं कुछ ऐसे जिनकी कोई रिटर्न टर्म्स नहीं है। तो इस केस में जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ रिटर्न टर्म्स असेसमेंट ऑफ एनी इम्प्लाइड कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स is needed. Typically, such loans are treated as on-demand loans if no specific repayment term. Usually ये होता है कि जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, कोई बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग यानी वाइड ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स की नहीं है, लिमिटेड शेयर होल्डर्स हैं, वही डायरेक्टर्स हैं, ओनर मैनेज्ड कंपनीज हैं, तो उसमें लोन ऑन अ नीड बेसिस कंपनी के अंदर आ जाता है, और कोई उसका सच फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता। तो इसमें जो है ना वो असेसमेंट उसकी करनी है कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स की, और उसको यही ट्रीट किया जाएगा कि ये ऑन डिमांड पेबल है, अनलेस के उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है वो या रीपेमेंट टर्म्स जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो। Substance over form treatment should reflect the substance of the transaction, even if there are no formal written agreements. The intent and action of both parties should be considered. For example, एक entity ने लोन दिया हुआ है, दूसरी डायरेक्टर ने लोन दिया हुआ है कंपनी को, और उसमें उस एंटिटी के फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि जी गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी मीट करने के लिए डायरेक्टर्स ने लोन दिया है। और डायरेक्टर्स जो है वो साथ ये अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं कि जी हम ये लोन, आल दो उसके कोई कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये गोइंग कंसर्न सपोर्ट करने के लिए हमने लोन दिया है। और ये एक रिप्रेजेंटेशन भी एक देते हैं कि जी हम ये लोन वापस नहीं लेंगे जब तक कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं हो जाती।
तो यानी इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन वो अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोजर की फॉर्म में, इन ऑर्डर टू एड्रेस गोइंग कंसर्न एजम्पशन आ रही हैं रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टर्स की तरफ से, तो वो उनको जरूर कंसिडर करना होगा। वो फिर उसको करंट में या नॉन करंट में या क्लासिफाई करना शायद उतना अप्रोप्रिएट ना हो। वो यही समझा जाएगा कि ये रीपेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ एंटिटी है, लेकिन अगेन उसकी एक एवेल्युएशन, केयरफुल एवेल्युएशन जो है ना वो नीडेड है, वो करनी होगी लाजमी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, बेसिस ऑफ मेजरमेंट और ट्रीटमेंट, जो डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड फेस अमाउंट का हुआ है, ये अकाउंट्स के अंदर जो है वो अंडर TR 32 जो भी पॉलिसीज वगैरह अडॉप्ट की हैं वो डिस्क्लोज करनी होगी। Accounting treatment for directors' loan can be complex, requiring careful consideration of specific circumstances of each case. दो डिफरेंट डायरेक्टर्स ने लोन दिया हो सकता है और दोनों की क्लासिफिकेशन डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग upon underlying facts. By understanding the principle outlined in this presentation, accounting professionals can ensure consistent and accurate reporting of these transactions, enhancing transparency and accountability in financial reporting. ये TR वैसे आई कैप की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, अगर कोई मजीद इसमें देखना हो। ये ब्रीफ सी समरी थी जो मैंने यहाँ पे आप एक्सप्लेन की आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इससे रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो TR 32 से रेलिवेंट, तो वो अभी हम ले लेते हैं। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं। Normally, every company records equity at par value, and I have not seen transaction costs deduction from it. I think these are ignored per industry practice, my understanding. On का क्वेश्चन है, yes, you are right to some extent. ट्रांजैक्शन कॉस्ट यूजुअली बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं होती, और इसलिए जो है वो एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस एक चल रही है। लेकिन अगर कोई सब्सिक्वेंट ऐसी इक्विटी वगैरह इशू हो रही है जिसमें एक मेजर कॉस्ट लेट से आ रही है ऑन इशुएंस, तो मुझे रिकॉल होता है, बहुत पुराना मैंने किसी एंटिटी में एक देख रखा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा उसका नाम वगैरह। लेकिन यू आर राइट, ये बहुत लिमिटेड है। मोहम्मद अली, इनका क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रीट डायरेक्टर्स सबऑर्डिनेटेड लोन, दैट इज द डायरेक्टर्स कैन नॉट विदड्रॉ लोन अनलेस स्पेसिफिक कंडीशंस undertaken by entity with another financial institutions are not met. Yes, very pertinent question, very pertinent question. Subordinated loan है, और उसमें बैंक्स के साथ सबॉर्डिनेशन हुई है कि जी पहले लेट्स से कि जी कुछ कंडीशंस मीट होंगी, एंटिटी की प्रॉफिटेबिलिटी से रेलिवेंट हो सकती है, या रेलिवेंट हो सकता है कि जी पहले बैंक्स का लोन रीपे होगा तो डायरेक्टर्स का लोन जो है वो रीपे होगा। तो अगेन क्राइटेरिया वही है, वहीं पे आपने देखना है। रीपेमेंट टर्म्स तो ज़ाहिर है इसमें कोई सेट नहीं होंगी, डिफाइंड रीपेमेंट टर्म्स नहीं होंगी। हाँ, अनलेस के अगर कोई ये लिखा हुआ है कि जी बैंक्स का लोन है, वो रीपे होने के बाद डायरेक्टर्स जो है वो ये लोन वापस निकाल सकते हैं। तो और अगर उस बैंक की टर्म जो है वो लेट से 10 ईयर्स है, तो दैट मीन्स के वो 10 साल से पहले तो वो लोन कंपनी से बाहर नहीं निकल सकता, वो डायरेक्टर्स डिमांड नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, सबऑर्डिनेशन एग्रीमेंट में ऐसा अवेलेबल है। और डिपेंडिंग upon अगर वो लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री है या इंटरेस्ट बेरिंग है, अगर तो इंटरेस्ट बेरिंग है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में क्लासीफाई होगा और उसकी
अकाउंटिंग जो है वो फिर अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे होगी। और अगर वो इंटरेस्ट बेरिंग है और एट पार है उसका इंटरेस्ट, तो देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड अमोर्टाइज कॉस्ट इनिशियल रिकग्निशन पे, और वो फिर उसी तरह से उसकी अमोर्टाइजेशन होगी। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट फ्री है, सबॉर्डिनेटेड लोन है, और इट अपीयर्स कि वो 10 साल के बाद ही जाके रीपे होना है, तो इस केस में जो है वो जो फेस वैल्यू लोन की है उसमें और फेयर वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, और उसकी फिर प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्डिंग होगी, और डिफरेंस जो है वो फिर इक्विटी में जाएगा, और इक्विटी वाला कंपोनेंट जो है वो एज इट इज वहाँ पे स्टैंड रहेगा। और सब्सिक्वेंट जो भी उसकी अमोर्टाइजेशन ईच बैलेंस शीट पे जो होनी है, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो पीएनएल के अंदर जो है वो फिर उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। चैट में कुछ क्वेश्चन है। हाउ टू ट्रीट a loan if directors given loan for business needs which is subject to repaid upon availability of funds which may be 2 3 years. There is no return terms and it normally happens in small business operated by a single member. जी, जैसे मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई रिटर्न टर्म्स नहीं है और लोन दिया हुआ है, अब उसकी अ, अगर कोई रिटर्न टर्म्स नहीं है, तो वो यही कंसीडर किया जाएगा कि दिस इज रीपेबल ऑन डिमांड है। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब ये है कि वो करंट में क्लासीफाई होगा, और अगर इंटरेस्ट फ्री है तो देन उसकी फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू इक्वल कंसिडर की जाएगी और उसकी डिस्काउंटिंग नहीं है। लेकिन बेशक वो उसकी जो है ना वो रीपेमेंट ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर लाजमी करनी है। सिर्फ वो इसलिए रीपेबल ऑन डिमांड है कि क्योंकि वो कोई उसकी रिटर्न टर्म्स नहीं है, और डायरेक्टर्स किसी भी टाइम जो है वो डिमांड कर सकते हैं। राइट उन्होंने इन इन रिटर्न कंपनी को नहीं दिया कि वो जब चाहे पे कर दे। तो जब ये कंपनी के पास ये राइट नहीं है और कंपनी इस राइट को एस्टेब्लिश नहीं कर सकती, तो वो यही कंसिडर किया जाएगा, ये रीपेबल ऑन डिमांड है, और वो करंट लाइबिलिटी के अंदर ही उसकी प्रेजेंटेशन होगी, और वो उसकी फेयर वैल्यू और फेस अमाउंट वो सेम कंसिडर की जाएगी। जी, प्रेजेंटेशन आई शेयर विद दी ऑर्गेनाइजर्स। हसन, ये फिर आप पार्टिसिपेंट्स के साथ आप स्लाइड जो है ये शेयर कर दीजिएगा। इज देयर एनी गाइडेंस अबाउट रीस्ट्रक्चर्ड और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स एज पर TR 32? मैं क्वेश्चन से क्लियर हूँ अदनान। अगर आप जरा क्वेश्चन को रीफ्रेज कर दें, गाइडेंस अबाउट रीस्ट्रक्चर्ड और नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। नॉन परफॉर्मिंग तो यूजली एसेट साइड पे कंसिडर होते हैं ना, तो ये आप क्या डायरेक्टर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं या कंपनी के पर्सपेक्टिव से? कंपनी अगर उसका इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे कर रही तो उसको नॉन परफॉर्मिंग तो आई डोंट थिंक कि उसको हम कह सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन जरा थोड़ा सा रीफ्रेज कर दें तो दैट विल हेल्प यू आंसर डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। देखिए, अभी हम जो TR 32 है ये कंपनीज के पर्सपेक्टिव से है, और इसकी अकाउंटिंग जो है वो हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से ही डिस्कस कर रहे थे। डायरेक्टर जो है वो उन पे ज़ाहिर है उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो TR 32 अप्लाई नहीं होगा। वो अगर उनकी डायरेक्टर्स की अगर वो अलग से कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं अपनी, तो वो आई एम श्योर कि वो फिर उसमें टैक्स वगैरह में शायद जरूरत पड़ती है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो अकॉर्डिंगली फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंडर उसको देखना चाहें तो उसके अंदर देख सकते हैं, या फिर अगर उन्होंने FRS 9 ही लगाना है तो वो फिर उसमें TR 32 का फिर रोल नहीं होगा। TR 32 का रोल जो है वो कंपनीज के लिए है, और यानी बिजनेसेस के लिए है जो उन्होंने अपने
स्पॉन्सर से, शेयर होल्डर से ये लोन लिए हुए हैं जी। और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहे। एक क्वेश्चन हो रहा है, कैन ऑडिटर क्वेश्चन classification of directors loan which is classified in current liability but the loan is subordinated to bank loans which are generally long term in nature। जी बिल्कुल। ये तो यानी दो डिफरेंट चीजें होंगी ना कि जी, सबॉर्डिनेटेड लोन है जो कि बैंक के साथ सबॉर्डिनेशन में है, और बैंक के साथ एग्रीमेंट है अलर्ट से कि जी जब तक बैंक का लोन रीपे नहीं होगा तब तक ये डायरेक्टर्स लोन जो है वो रीपे नहीं होंगे। और बैंक का लोन उसकी टर्म 5 साल है लेट से। तो इन दैट केस वो डायरेक्टर्स वाला लोन जो है वो रीपेबल ऑन डिमांड नहीं है, वो करंट लाइबिलिटी में नहीं आ सकता। दैट हैज टू बी आइदर इन नॉन करंट लाइबिलिटीज, और अगर वो टर्म्स इस तरह की हैं डायरेक्टर्स के साथ के जी कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे अगर उसको रीपेबल रखा है तो देन इट विल बी इक्विटी, करंट नहीं हो सकता वो।